वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बुक थर्ड, रेशो एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशोज, कुछ भी कह लो एक ही बात है। ये चैप्टर टर्म 1 में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी काम आएगा जब भी आप पढ़ाई करोगे। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी स्टेटमेंट्स को, कौन सी स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे अपने रिजल्ट्स को जान सकते हैं। ये एक मैनेजरियल लेवल का चैप्टर है बच्चों, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आती है। ओके, अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करना और उसकी इंटरप्रिटेशन करना दो अलग अलग बातें हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम रेशोज़ को निकालते हैं और कैसे उनसे मैनेजर्स जो हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स, रिगार्डिंग देयर बिजनेस डिसीजन लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देखिए बच्चों, थोड़ी सी थ्योरी, वैसे तो थ्योरी इस चैप्टर से नहीं आती है, ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में आता है बच्चों। आपके 20 नंबर के प्रैक्टिकल में भी ये चैप्टर आता है, जिसमें एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन आता है और 2 प्रैक्टिकल रेशोज आती हैं। और ये चैप्टर आपका एग्ज़ाम में भी आता है, और एग्ज़ाम में भी ये सिर्फ ज़्यादा नहीं आता, 4 मार्क्स का आता है। उसमें एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी भी आ सकती है और 2 प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं। तो थ्योरी जो आती है इसकी बहुत डिटेल में कभी नहीं आती, और इस साल तो MCQ है तो बिल्कुल भी नहीं आनी। तो हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ शॉर्ट में थ्योरी को पढ़ेंगे फटाफट से, और उसके बाद आ जाएंगे सीधा अपने प्रैक्टिकल पे। आ जाइए। अकाउंटिंग रेशोज होता क्या है बच्चों? अकाउंटिंग रेशोज का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटिंग रेशोज? चलिए देखते हैं। सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप क्या होता है? ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है आपको अच्छे से पता है। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है 2, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी इनकम को बताता है कि हमने एक पर्टिकुलर पीरियड में, बेसिकली एक साल में, कितने पैसे अर्न करे, और बैलेंस शीट हमारी पोजीशन बताती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम के आज की डेट में। आपको पता है बैलेंस शीट रोज बनाई जा सकती है, और बहुत सारी कंपनीज और बिजनेस रोज बनाते हैं। इसलिए हमेशा आप देखोगे अगर हेडिंग को, तो अकाउंट्स के ऊपर लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020, यानी कि पूरे साल की। और हमेशा बैलेंस शीट की हेडिंग क्या होती है? बैलेंस शीट एज एट का मतलब आज की डेट में। तो बैलेंस शीट रोज बनती है। ओके, तो बैलेंस शीट हमारी पोजीशन को बताती है कि इस वक्त, आज जब हमारा बिजनेस, आज हमारा वर्किंग डे क्लोज हुआ है, हमारी क्या पोजीशन है, हमारे एसेट्स क्या, हमारी लायबिलिटीज क्या, हमारी कैपिटल क्या है। गॉट इट? तो उन्हीं फिगर्स को कंपेयर करना, उनके बीच में एक रिलेशनशिप को क्रिएट करना, यह काम होता है अकाउंटिंग रेशोज का। ओके, अब रेशो एनालिसिस क्या होता है? अकाउंटिंग रेशो होती है, बहुत सारी रेशो जो रिलेशनशिप्स को बताती है, उसको एनालाइज हम करते हैं। क्यों करते हैं? ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं इनको स्टडी करते हैं। किस लिए? ताकि हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल फैक्टर्स को स्टडी कर सकें, उनको जान सकें, कैसे वो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, हम ग्रो कर रहे हैं या ग्रो नहीं कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि आपको लगता है सेल्स बढ़ गई। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चलिए, आपने 1 लाख रुपए की सेल करी और आपका 30,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपने सेल पे 30% प्रॉफिट कमाया। अब हुआ क्या? सेल बढ़ के हो गई 1,50,000। आपको लगा 50% सेल बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ के हुआ 40,000 30 से। तो क्या आप अब 30% प्रॉफिट कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं। अब देखने में क्या लगता है, सेल भी बढ़ गई, प्रॉफिट भी बढ़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जो प्रॉफिट 45 होना चाहिए था वो प्रॉफिट 40,000 क्यों है? ये जो कमियां होती हैं, ये जो कंपैरिजन होता है, ये हम कहां से कर सकते हैं? जब हम इन रेशोज को एनालाइज करते हैं। तो ये एनालिसिस जो है ये हमें बताता है कि हम कहां पे वीक हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? क्यों हम रेशो को एनालाइज करते हैं? क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। क्या? सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दूं, पूरी लंबी बैलेंस शीट दे दूं, आप कुछ नहीं पता लगा सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा। गॉट इट? लेकिन अगर आपको बताया जाए कि हमारा प्रॉफिट जो है सेल्स पे इतने % है, कॉस्ट पे इतने % है, हमारी ऑपरेटिंग रेशो ये है, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ये आ रही है, हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ये आ रही है, हमारी डेट इक्विटी है, हमारी लिक्विडिटी इतनी है, आपको ये रेशोज बता सकती है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं।
तो ये रेशोज़ को पढ़ के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन लेती है बिजनेस के लिए। ओके, देन डिटरमाइन लिक्विडिटी। मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ कि लिक्विडिटी कैसे पता चलेगी। आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 10 घर हैं, 10 गाड़ियां हैं, अचानक इमरजेंसी आ गई और पैसों की जरूरत पड़ गई और पैसे हैं नहीं, तो आप वैसे तो बहुत अमीर हैं, नेक्स्ट डे हो सकता है कि आप कहीं से भी कुछ भी सेल करके या कुछ भी पेपर रख के या किसी से भी आप पैसे मांग सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में लिक्विडिटी कैसे आएगी, एकदम से फंड्स कहाँ से आएंगे। जब हमें अपनी लायबिलिटीज़ को पे करना है तो क्या वो फंड्स अवेलेबल होंगे, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। ये भी बच्चों दो तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स हमें अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करना है, लॉन्ग टर्म मीन्स हमने अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे करना है। तो इन दोनों को पे करने के लिए जो अवेलेबल कैश होना चाहिए, क्या वो हमारे पास है, क्या वो हमारे पास होता है, वो कहाँ से पता चलता है, रेशियो एनालिसिस से पता चलता है। देन असेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि पहले हमने 30% प्रॉफिट कमाया था और उसके बाद 30% नहीं कमाया। ये कैसे पता चलेगा कि हम एफिशिएंटली बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, ये रेशियो एनालिसिस से पता चलेगा। तो ये हमें बताते हैं कि हम ऑपरेटिंग, हमारी एफिशिएंसी क्या है। देन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी भी यहीं से ही पता चलती है कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितनी सेल पे कितना प्रॉफिट है, कॉस्ट के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंपैरिजन। हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। अब कंपैरिजन भी दो तरीके होते हैं, कि इंटर फर्म होता है कि इंट्रा फर्म होता है, यानी कि हमारी जैसी और फर्म्स क्या कमा रही है। सोचिए 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम है, एक आपका है और एक मेरा है, गॉट इट। दोनों सेम एरिया में है, सेम लोकेशन में है, एक ही मार्केट में दोनों हैं, एक ही साइज़ के हैं, ऑलमोस्ट सारी आइटम एक जैसी बेचते हैं, सैमसंग की भी बेचते हैं, एलजी की भी बेचते हैं, सारे एसी, सारे फ्रिज, जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है आप भी बेचते हो, मैं भी बेचता हूँ। आप कमा रहे हो ज़्यादा पैसे, मैं कमा रहा हूँ कम पैसे। जब सेम टाइप का शोरूम है, सेम मार्केट में है, यानी कि सेम कस्टमर्स हैं, सब कुछ सेम होते हुए भी आप कमा रहे हो और मैं नहीं कमा रहा, कहीं तो कोई गड़बड़ होगी ना। तो ये कंपेयर करके फिर मैं ढूंढूंगा कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, मैं कहाँ वीक हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं ठीक से नहीं कर पा रहा। ये हमें कहाँ से पता चलता है, रेशियो एनालिसिस से पता चलता है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑलमोस्ट वही हमारे क्या होते हैं, एडवांटेजेस, कि भाई जिस ऑब्जेक्टिव से हम रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं उसका एडवांटेज भी तो हमें मिलेगा ना। तो वही सारे एडवांटेज होते हैं कि टूल फॉर एनालिसिस, कि हम ये एक टूल्स है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को। सिंप्लीफाई, सेम जो मैंने आपको बताया था, ये डेटा को इतना सिंप्लीफाई कर देता है स्टैट्स की तरह, जैसे स्टैट्स भी ईजी कर देता है ना सब कुछ, ऐसे ही रेशोज भी ईजी कर देती है सब कुछ। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बता देती है। फोरकास्टिंग करने में ये बच्चों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं, अब आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल मेरा भी एक शोरूम है, सेम वही इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे आ जाते हैं, मुझे दिख रहा है कि इस टाइम एसी बहुत बिक रहे हैं और मेरे पास एसी की शॉर्टेज है, तो मैं चेक कर सकता हूँ ना कि इस साल मैंने एसी कम बेचे हैं, अगले सीजन में एसी ज़्यादा स्टॉक करके रखूँगा ताकि मेरे कस्टमर लूज ना हो, गॉट इट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम बिजनेस के किस पार्ट में अच्छे हैं, किस पार्ट में ख़राब हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम पे वो जो हमारी जो अच्छी है उसको और अच्छा कर सके और जो खराब है उसे हम क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। ये जो हम प्लानिंग करते हैं ये हम इसी के बिहाफ पे करते हैं। देन ये वीक एरियाज को बताता है, ऑलरेडी बता चुका हूं, और कंपैरिजन भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इससे हम अपने ही फैक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि हमने पिछले साल में क्या किया था और इस साल में क्या किया है, एक कंपैरिजन, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं और हमारे कंपटीटर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं, दूसरा कंपैरिजन। तो इंटर फर्म भी होता है और इंट्रा फर्म भी होता है। ओके बच्चों, चलिए, फायदे हैं तो नुकसान तो देखो होंगे ही, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ सिर्फ फायदे देती हो, है ना बच्चों। सिर्फ फायदे देने वाले इस दुनिया में 2 ही लोग होते हैं, वो होते हैं माँ बाप, जो कभी आपको नुकसान नहीं देंगे। ओके, हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानना है आपको। चलिए, अब इसके क्या नुकसान है, देखिए। सबसे पहले फॉल्स रिजल्ट, कई बार क्या होता है, रेशोज फॉल्स रिजल्ट भी दे देती है। ओके, क्यों, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, हमारी जजमेंट भी गलत हो सकती है, कई बार हम ठीक से चीज़ों को कंपेयर नहीं कर पाते हैं तो रिजल्ट जो है गलत आ जाते हैं, गॉट इट। क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर नॉट कंसीडर्ड, क्वालिटी नहीं आती बच्चों रेशो में। रेशो सिर्फ ये बताती है कि फाइनेंशियली और मनी की टर्म्स में जो है वो आपको हर चीज़ निकाल के दे देगी, लेकिन आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो नहीं देगी, आपकी सर्विस की क्वालिटी क्या है वो नहीं देगी। सेम वापस आ जाते हैं कि अगर मान लो 2 शोरूम से आपका ज़्यादा चल रहा है, मेरा कम चल रहा है, इट मीन्स क्या है, मे बी आप कस्टमर क्वालिटी अच्छी दे रहे होंगे, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो कस्टमर आपके पास ज़्यादा आता है, खुश होता है, आप ग्रीट करते हो कस्टमर्स को जब वो आते हैं, तो उन्हें चाय पानी पूछते हो, मैं कुछ नहीं पूछता, थोड़ा सा एरोगेंट हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना।
कोई भी कंपैरिजन हो सकता है। तो मे बी क्वालिटेटिव फैक्टर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रेशो एनालिसिस नहीं बता सकता। नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशो। अब जो बहुत सारी रेशोज है, पहले तो बहुत सारी होती थी, कोर्स में से काफ़ी सारी कम हो गई हैं, कम होने के बाद भी हमारी काफ़ी सारी रेशोज हैं। अब इतनी सारी रेशोज होने के बाद आपको सबकी स्टडी करना, सबको पढ़ना, सबको देखना टाइम लगता है। कोई ऐसी सिंगल रेशो नहीं है जो एक ही रेशो निकालो और आपको पता चल जाए बिजनेस कहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये इसमें एक लिमिटेशन है। तो आपको सारी रेशोज को पढ़ना आना चाहिए। नॉट कंपेरेबल, कुछ ऐसी रेशोज होती है जो बच्चों कंपेयर नहीं कर सकती। कैसे नहीं कंपेयर कर सकते? मान लीजिए आप और मैं दो कॉम्पिटिटर हैं और हम कंपैरिजन कर रहे हैं, फ़र्क कहाँ आता है? मान लीजिए डेप्रीशिएशन मैं SLM से लगा रहा हूँ, आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगा रहे हैं, कंपेयर हो सकता है? कंपेयर ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो कभी भी सेम रिजल्ट्स नहीं देंगे। ओके, देन प्राइस लेवल चेंज इज नॉट कंसीडर्ड। जो प्राइस लेवल का चेंज होता है रेशो एनालिसिस में, वो कभी भी कंसीडर वो रेशोज को नहीं कर सकती। रेशो तो सिर्फ फैक्ट्स को बता सकती है। प्राइस में चेंज आने की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ गई, आपका प्रॉफिट कम हो गया, इन सब चीज़ों को रेशो नहीं कंपेयर कर सकती। ठीक है, हायर लेवल पे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसमें होता है एक टॉपिक, अगर CA करते हैं या MCOM करते हैं या BCOM ऑनर्स भी करेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कॉस्ट अकाउंटिंग में जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को सीखेंगे, लेकिन हायर लेवल पे फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। विंडो ड्रेसिंग, देखो बच्चों, ये तो कहीं भी हो सकती है। कोई भी इंसान अपने अकाउंट्स को कैसे भी सजा सकता है। अकाउंट्स मैं बना रहा हूँ, मेरी बुक्स हैं, जो मर्जी बना दो, जो मर्जी लिख दो, और आपको पता है कि टैक्स की चोरी करने में सारे महान होते हैं। तो जब तुम्हारी स्टेटमेंट ही सही नहीं है तो क्या रेशो एनालिसिस सही हो सकता है? नहीं हो सकता। देन पर्सनल बायस, देखो ये तो रहेगा। हर इंसान की सोच बच्चों अलग होती है। ओके, मैं किसी और दिमाग का इंसान हूँ, आप किसी और सोच के इंसान हैं। आप अकाउंट्स को किसी और तरीके से बनाते हैं, मैं किसी और तरीके से बनाता हूँ। मेथड्स हो सकते हैं, वही डेप्रिशिएशन का मेथड है, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। ठीक है ना, मेरे बैड डेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, आपके थोड़े कम होते हैं, या मैंने प्रोविजन थोड़ा ज़्यादा बना रखा है, आपने थोड़ा कम बना रखा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से रेशोज़ का कंपैरिजन जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ इसके नुकसान भी हैं। ओके बच्चों, तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। बुलेट पॉइंट्स मैंने सारे लिख दिए हैं। इन पॉइंट्स के बाद और कुछ इसमें बचता नहीं है थ्योरी के लिए। अब हम चलेंगे सीधा प्रैक्टिकल पोर्शन पे कि रेशोज़ क्या होती हैं, कैसी होती हैं। तो मैं आता हूँ एक ब्रेक के बाद, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं जल्दी ही। वेलकम बैक। तो बच्चों, अब तक हम देख चुके हैं अकाउंटिंग रेशोज़ का थ्योरी पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, रेशो एनालिसिस होता क्या है, कहाँ काम आता है। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे कि रेशोज़ कितने टाइप की होती है। तो बच्चों, रेशोज़ को हमने इस चैप्टर में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट्स कौन से? लिक्विडिटी रेशोज़, सॉल्वेंसी रेशोज़, एक्टिविटीज़ और टर्नओवर रेशोज़ और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। ये 4 पार्ट में हमारी रेशोज़ हैं। इस हेडिंग में आपके टोटल 2 रेशोज़ आएंगी, इसमें 4 आएंगी, इसमें भी 4 आएंगी और इसमें 5 रेशोज़ आती हैं। ये मेन रेशोज़ हैं बच्चों, यानी कि 15 फार्मूलाज आपको ये रेशोज़ के लर्न करने हैं। और इसके अलावा कुछ सब फार्मूलाज भी हैं, जैसे इसमें कुछ फार्मूलाज आएंगे, देन इसमें भी कुछ आएंगे, देन इसमें भी कुछ आएंगे, देन इसमें भी कुछ आएंगे। तो ले दे के आपको 20-22 फार्मूलाज टोटल लर्न करने पड़ेंगे। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे, और कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए देखिए, अब हम इनको एक एक करके करेंगे बच्चों। आज की क्लास में लिक्विडिटी रेशोज़ कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि 2 रेशोज़ कवर करा दूं, और नेक्स्ट क्लास में इसमें से जो रह जाएगी और ये, यानी कि 3 क्लासेज में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। चलिए, लिक्विडिटी रेशोज़ क्या होती है बच्चों? देखो, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विड यानी कि कैश, सबसे लिक्विड फॉर्म क्या होती है? कैश। अब लिक्विडिटी रेशोज़ क्या होती है? लिक्विडिटी रेशोज़ वो रेशोज़ होती है बच्चों जो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताती है, यानी कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ या करंट ऑब्लिगेशंस को पे करने में कितने सक्षम हैं, हाउ एबल वी आर टू पे आवर करंट लायबिलिटीज़। देखो, रोज़ के खर्चे होते हैं, माल आ रहा है, माल जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश गुड्स बन रहा है, जा रहा है। अब रॉ मटेरियल आने से और फिनिश गुड्स बनने तक
और जाने तक। ऐसा तो नहीं है ना, एक वही एग्जांपल लेते हैं, हमारी शर्ट्स की फैक्ट्री है, ऐसा तो नहीं है ना 10 शर्ट बिकी तो 10 बिक गई, फिर 10 बनी तो 10 बिक गई। कोई ऑर्डर आया होगा 100 शर्ट्स का, 200 शर्ट्स का, 1000 शर्ट्स का, तो जब तक रॉ मटेरियल आएगा उतनी वो बनेंगी, पैक होंगी, जाएंगी, तब तक वो पैसा आपको उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं ना, कोई छोले भटूरे की दुकान तो है नहीं कि रात को मैदा खरीद के लाए, छोले खरीद के लाए, सुबह बनाए, कैश में बेचे, पैसे कन्वर्ट हो गए कैश में। ऑपरेटिंग साइकिल इतना छोटा नहीं होता बिजनेस का, ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होता है। ये होता है बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल। अभी वर्ड फिर से यूज करूंगा, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है थोड़ा सा और बताऊंगा। तो चलिए, अब होता क्या है, इसलिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। हो सकता है आपको उधार में माल मिल रहा हो सकता है उधार में ना मिल रहा हो सकता है आप जो सेल कर रहे हो वो कैश में हो रही है, और हो सकता है कि कैश में खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल, बट सेल जो हो रही है वो क्रेडिट पे हो रही है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है साइकिल घुमाने के लिए, एक तो आपको फिक्स एसेट्स में पैसा लगाना पड़ता है, राइट। पहले आपने एक फैक्ट्री खोली, मशीनें लगाई, सब कुछ सेट हो गया, अब काम चलेगा। अब काम चलने में भी तो पैसा लगता है। तो कैपिटल दो तरीके की होती है, एक फिक्स कैपिटल होती है, एक वर्किंग कैपिटल होती है। ओके बच्चों, तो जो वर्किंग कैपिटल होती है उसको पढ़ेंगे यहाँ। ओके, यानी कि काम करने के लिए जो पैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री लगा ली, 10 लाख रुपए में फैक्ट्री लगाई, सेट हो गई है, मशीनें आ गई, सब कुछ आ गई, बटन ऑन करना है, मशीन चल जाएगी। पर मशीन चलेगी तो मशीन करेगी क्या? उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल भी तो चाहिए जो फिनिश प्रोडक्ट को बनाएगा। तो वो रॉ मटेरियल में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो आएगा, वो फिनिश गुड्स बनेंगे, फिर वो जाएंगे, बिकेंगे, पैसा घूम के आएगा। जब तक ये घूम के पैसा नहीं आ जाता तब तक का जो टाइम है बच्चों वो होता है ऑपरेटिंग साइकिल। बात समझ में आ गई? अब वो पैसा आपको लगाना है। तो अब हो सकता है आप उधार में ला रहे हो और कैश में बेच रहे हो, ओके, और हो सकता है आप कैश में ला रहे हो उधार में बेच रहे हो। तो जो ये पैसे देने पड़ते हैं छोटे छोटे, रॉ मटेरियल के हो गए, लेबर के हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, चाय पानी का खर्चा हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गई, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं दीज आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज और करंट ऑब्लिगेशन। तो क्या हम उनको पे कर सकते हैं? कई बार क्या होता है बच्चों, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की वजह से बिजनेस ठप हो जाते हैं कि हम फैक्ट्री तो लगा लेते हैं पर वर्किंग कैपिटल के पैसे हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे फ्यूचर में, यानी कि कॉलेजेस में। फिलहाल हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए, लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती है? लिक्विडिटी रेशियो होती है जो बताती है कि हम कितने एफिशिएंट हैं, हमारी एफिशिएंसी इन पेइंग करंट ऑब्लिगेशंस। तो हमने करंट ऑब्लिगेशंस को पे करने में कितने एफिशिएंट है। इसमें बच्चों 2 रेशियोज आती हैं, ठीक है। चलो ये भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इनको समझते हैं, फिर इसका पार्ट खत्म, अगली क्लास में कवर करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होती है? जैसे ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताती है बच्चों, ये बताती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को। किसको बताती है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि बिजनेस में सारा पैसा आपने खुद लगाया। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो लोन लेती है, शेयर्स भी इशू करती है, डिबेंचर्स भी इशू करती है, तो वो पेमेंट भी तो देनी है आप लोगों को, वो ऑब्लिगेशंस भी तो आपके ऊपर हैं। सो वो आप कैसे देंगे? ओके, देन टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो बताती है कि हम अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, यानी कि सेल के कंपैरिजन में हम यहाँ कुछ रेशियोज निकालेंगे कि सेल के कंपैरिजन में हमारी टर्नओवर किसको बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। तो सेल के कंपैरिजन में हम कितने एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। ओके बच्चों, देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये तो आपको पता ही है प्रॉफिट के बारे में कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या आ रही है? ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है, 11th में पढ़ा होगा। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो रही है? वो भी आपने 11th में पढ़ा होगा। 2 और बातें यहाँ पढ़ेंगे। पहली, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है आपको बताऊंगा। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला तो चैप्टर इसी पे है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है पूरा का पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर घूमता है। ओके बच्चों, और जो एक सबसे लास्ट रेशियो है, यानी कि 15th रेशियो जो आपकी है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। के रिटर्न क्या आ रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया उस पर कितना % रिटर्न आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10% इंटरेस्ट पे उठा के 1 करोड़ रुपया बिजनेस में लगा दिया, तो क्या आप 10% से ज़्यादा कमा रहे हैं, 10% से कम कमा रहे हैं, या 10% कमा रहे हैं? गॉट इट? तो इस चीज़ को हम इस रेशो से पता लगा सकते हैं। तो इन तीनों को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज पढ़ेंगे सिर्फ इसको। आ जाइए। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज होती है जो बताती है कि हम अपने
ऑब्लिगेशंस को, करंट ऑब्लिगेशंस को या करंट लायबिलिटीज को पे करने में कितने एबल हैं, कितने एफिशिएंट है, इसमें बच्चों दो रेशोज आती है। एक आती है करंट रेशो, एक आती है लिक्विड रेशो। इसका दूसरा नाम है क्विक रेशो और इसका तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। ये तीन नाम है बच्चों इस रेशो के। जो ज़्यादा चलता है दैट इज लिक्विड रेशो। ओके, अब इनमें फ़र्क क्या है, देखो आप फॉर्मूला देखो, आपको फ़र्क पता चलेगा। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज और लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब नीचे तो देखो ठीक दिख रहा है, करंट लायबिलिटीज मींस करंट लायबिलिटीज। ऊपर देखो करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स, क्या फ़र्क होता है बच्चों? छोटा सा फ़र्क होता है। करंट असेट्स वो होते हैं जो हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके, और लिक्विड असेट्स होते हैं जो बहुत जल्दी हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। करंट असेट्स में दो आइटम्स बच्चों ऐसी होती हैं जो कि हमारी इच्छा से कैश में कन्वर्ट हो नहीं सकती जल्दी सी। एक हमारा स्टॉक, अगर हमारा स्टॉक हमारी इच्छा से बिक जाए तो फिर बात ही क्या है। अगर मैं सोचूं कि मेरा स्टॉक पड़ा है मेरे पास जो कि 1 महीने के बराबर सेल होती है मेरी, और मैं चाहूँ वो 1 दिन में बिक जाए तो बात ही क्या है, मैं राजा नहीं बन जाऊँगा, अंबानी बन जाऊँगा मैं तो। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टॉक कभी भी हमारी इच्छा से नहीं बिक सकता। अगर आप बेचना चाहते हो तो फिर आपको घाटा खा के बेचना पड़ेगा, वो बिक जाएगा सस्ते में मार्केट में। लेकिन आप सोचोगे मैं प्रॉफिट पे अपना 1 साल के बराबर की सेल 1 दिन में कर लूँ, नहीं हो सकती, या 1 महीने की सेल 1 दिन में कर लूँ, नहीं हो सकती। तो इसलिए वो एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं होता, तो वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म नहीं होती, तो लिक्विड एसेट्स में नहीं आती। और दूसरा बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको पता है करंट एसेट्स होते हैं, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस के बदले में आपको सर्विस मिल जाएगी। आपने मोबाइल रिचार्ज करा लिया 3 महीने का, 1 साल का, अब आप 1 साल फ़ोन यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, तो वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो अगेन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकते कि आप उस पैसे से अपनी कोई लायबिलिटी पे कर सको। तो ये छोटा सा फ़र्क होता है इन दोनों में। ओके, अब हमने देखना क्या है, फ़र्क क्या होता है इन दोनों रेशो से। देखो बच्चों कॉन्सेप्ट को पकड़ो, फ़र्क क्या पड़ता है। करंट लायबिलिटीज़ यानी जो हमने पे करनी है, करंट असेट्स यानी कि जो हमारे कैश में आ जाएंगे घूम के। तो ये क्या फ़र्क पड़ता है, इससे हम देखते क्या है, हमें पता क्या चलता है इस रेशो को निकालने से। इस चीज़ को समझो। तो ये बताती है कि अगर हमारी लायबिलिटीज़ जितनी भी है, हमारे पास कितने करंट असेट्स हैं या होने चाहिए कि हम इनको टाइम से पे कर दें। सारा खेल किसका है बच्चों? पेमेंट का है। अगर आप पेमेंट्स अपनी टाइम पे रखते हो तो हर बंदा आपके साथ काम करके खुश है। अगर आपकी पेमेंट्स रेगुलर नहीं है, कोई भी आपके साथ काम नहीं करेगा। तो ये कितनी होनी चाहिए? तो इसकी एक बेस्ट रेशो होती है बच्चों 2:1, यानी कि किसी भी कंपनी के लिए 2:1 जो है वो बेस्ट रेशो कहलाती है। यानी कि जितनी तुम्हारी लायबिलिटीज है उससे डबल एसेट्स होने चाहिए, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन पेइंग योर करंट लायबिलिटीज। गॉट इट? अब ये क्या है? अब देखो करंट एसेट्स में सबसे मेन क्या होता है, किसी के पास स्टॉक होता है। और क्या होता है भाई, मशीन तो कोई बेचेगा नहीं, पैसे कहाँ से आते हैं? स्टॉक को बेच बेच के। तो कहते हैं भाई स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो तो चलो माइनस से होते हैं, बट स्टॉक सबसे ज़्यादा होता है। अब स्टॉक इस रेशो को क्यों निकालते हैं, इसका क्या रीज़न क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बताता हूँ। इसकी जो बेस्ट रेशो है वो 1:1 है, यानी कि जितनी लायबिलिटीज़ हैं उतने करंट एसेट्स हमारे पास होने चाहिए स्टॉक को छोड़ के। गॉट इट? यानी कि अगर लायबिलिटीज 1 लाख की है तो 2 लाख रुपए के हमारे पास करंट एसेट्स होने चाहिए, और 1 लाख रुपए के तो लिक्विड एसेट्स होने ही होने चाहिए। यानी कि जितनी लायबिलिटीज उतने हमारे पास इतने एसेट्स होने चाहिए कि वो कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं और कभी भी हम अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना आपको बिजनेस में हाथ में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स लेके चलने पड़ेंगे। गॉट इट? तो ये दो रेशोज हमें ये बताती है कि नॉर्मली हमारे जितनी लायबिलिटीज है डबल हमारे पास करंट एसेट्स, यानी कि हमारे पास पैसा आ जाएगा। पर अगर इमरजेंसी पड़ गई और सारी लायबिलिटीज पे करनी पड़ गई तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स भी इतने हैं कि हम पे कर देंगे। तो ये हमारी बेस्ट रेशो है, इसको बोलते हैं आइडियल रेशो। कि आइडियल रेशो क्या होती है, तो ये हमारी आइडियल रेशो होती है। ओके, अब आपको ये सोचने होंगे आप लोग, ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होती है ना। कुछ बच्चों को पता होगा थोड़ा बहुत, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो चलो मैं बताता हूँ आपको करंट एसेट्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, करंट एसेट्स को हमारी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, मैंने भी क्लास नहीं बनाई है उस पर मैं क्लास बना दूंगा। उसमें हमारी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट कौन सी? कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 शेड्यूल है ये। ओके,
तो शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट दे रखी है और उसमें बैलेंस शीट को एक्सप्लेन कर रखा है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है और बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम कहाँ कहाँ आती है। वहीं पर बच्चों लिखा हुआ है कि हमारे करंट एसेट्स क्या होते हैं। हमारे करंट एसेट्स के लिए बच्चों 4 पॉइंट्स हैं। कौन से 4 पॉइंट्स हैं? एक, कि वो हमारे करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जो रियलाइज हो जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग साइकिल में। ठीक है, ये आ सकता है आपके एमसीक्यू में भी, इसमें से कौन कौन से करंट एसेट्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये अगर आप बुक में भी देखोगे तो ये रेशो के बाद एक अलग से वो जो कलरफुल कॉलम्स होता है उसमें लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ लेना। ओके बच्चों, तो रियलाइज हो जाते हैं ऑपरेटिंग साइकिल में। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि जब तक आपकी वर्किंग कैपिटल में लगाया हुआ पैसा घूम के वापस आपके पास नहीं आ जाता उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। दूसरा, रियलाइज हो जाते हैं 12 मंथ्स में। अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं तो भी 12 महीने के अंदर अंदर वो एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे वो सारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं आपको। तीसरा, विच आर मेंट फॉर ट्रेडिंग। ये डी लिखा है बच्चों, थोड़ी राइटिंग आपको पता है ना मेरी अच्छी ज़्यादा है। विच आर मेंट फॉर ट्रेडिंग यानी कि वो एसेट्स जो हमने बेचने के लिए रखे हुए हैं। गॉट इट। चौथा पॉइंट, वो एसेट्स बेटा जिनको हम डेफर नहीं कर सकते किसी लायबिलिटी के लिए, याद रखना, जिनकी डेफरमेंट नहीं हो सकती। गॉट इट। जो डेफर्ड नहीं हो सकती। डेफर्ड क्या होता है? जिसको आगे टाला जा सकता है उसको हम डेफर्ड बोलते हैं, डेफरमेंट बोलते हैं। यानी कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो करंट एसेट्स होते हैं, पर मान लो आपने किसी लायबिलिटी के लिए उन्हें प्रॉमिस कर रखा है भाई ये दे दूंगा या यहाँ से पैसे निकाल के वो लायबिलिटी पे कर दूंगा, तो वो करंट एसेट्स वो नहीं होने चाहिए। उनको छोड़ के बाकी सारे करंट एसेट्स होते हैं। गॉट इट। तो फ्यूचर प्रॉफिट के लिए अगर छोड़ दिया तो उनको छोड़ दो, बाकी सारे करंट एसेट्स होते हैं। ओके बच्चों, तो ये 4 पॉइंट्स आते हैं जो हमारे करंट एसेट्स को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज होती हैं जो हमें ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर देनी है, मैक्सिमम 12 महीने में देनी है, जिसका ट्रेडिंग से लेना देना है, और वो लायबिलिटी जिसको हम डेफर नहीं कर सकते यानी कि आगे टाल नहीं सकते, यानी कि 12 महीने के अंदर देनी है। जब आप हायर क्लासेस पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज, वो भी करंट लायबिलिटी बन जाती है। कब? जब उन्हें पे करना होता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कंपनी अकाउंट आप पढ़ चुके हो। डिबेंचर्स जो होते हैं, मान लो आपने 10 साल के लिए इशू करे तो वो 9 साल तक तो आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रहेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन 10वें साल में आके क्या बन जाएंगे? करंट लायबिलिटी, क्योंकि अब उन्हें पे करना है एंड डेफरमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको पता चला करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, और जो भी एसेट्स करंट एसेट नहीं होते वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। गॉट इट। तो वो फिक्स्ड एसेट्स वाली बात अब हट चुकी है। कंपनीज एक्ट में फिक्स्ड एसेट वर्ड यूज नहीं होता। क्या वर्ड यूज होता है? करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स। ओके बच्चों, चलिए, तो ये तो थे हमारे करंट एसेट्स और करंट रेशो। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ कुछ फॉर्मूलाज और आएंगे। मैंने बताया था ना कि 15 रेशोज हैं और कुछ फॉर्मूलाज और आएंगे। कौन कौन से फॉर्मूलाज आएंगे? चलिए लिखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होगा यूज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वो होगा बच्चों वर्किंग कैपिटल का। अब इतनी देर से वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूं तो फॉर्मूला भी तो होगा ना कोई। ओके, वर्किंग कैपिटल होती है बच्चों करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, CACL। इसको शॉर्ट में अब यही बोलेंगे हम आगे, ठीक है। इसको CA बोलेंगे, इसको CL बोलेंगे, इसको LA बोलेंगे। तो समझ जाना, CA मीन्स करंट एसेट्स, CL मीन्स करंट लायबिलिटीज, LA मीन्स लिक्विड एसेट्स। ओके बच्चों, तो एक फॉर्मूला जो यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा? वर्किंग कैपिटल। क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक मैंने आपको अभी बता दिया, दोबारा लिख देता हूं। व्हाट आर लिक्विड एसेट्स? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक फॉर्मूला ये है।
लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके बच्चों, एक और फॉर्मूला है, लिखे कहाँ? यहाँ लिखते हैं बच्चों, समझाना पड़ेगा। अगर समझ लोगे तो उस फॉर्मूले में कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है, ये हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार लेना है तो। बच्चों क्या फॉर्मूला होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होगा, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। इंपॉर्टेंट। अब बच्चों देखो, दो तरीके हैं, एक मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बता दूं और आप लिख लो रट लो, और दूसरा मैं आपको समझा दूं, तो मेरे ख्याल से समझना बेटर होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूं, लेकिन बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट्स जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे काम आएंगे। ठीक है, वो काम नहीं है कि बस लिखवा दिया पढ़ा दिया। देखो लिख तो कोई भी देगा, आप भी बुक से देख के पढ़ सकते हो, समझाएगा कौन? तो टीचर का मेन काम होता है समझाना। तो आइए समझते हैं। ओके चलिए, अब देखिए, ये मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट है। ओके, सिंपल फॉर्म में बनाया। वैसे कंपनीज एक्ट में कैसी बनती है? पहले बनती है हमारी कैपिटल एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देन एसेट्स। वर्टिकल फॉर्म हो गई है, ये वाली फॉर्म हट गई है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बच्चों? सिर्फ समझने के लिए है। कभी कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा था फिक्स एसेट्स होते नहीं, अब आपने लिख दिया। ठीक है, वो चलो नॉन करंट ही लिख देते हैं। ये लो, नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स, ये आते हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे आती है हमारी कैपिटल। अब कंपनी है तो कैपिटल कौन सी होती है बच्चों? शेयर कैपिटल होती है बेसिकली, और इसको बोलते हैं कैपिटल को इक्विटी। इसमें आती है हमारी शेयर कैपिटल, देन डिबेंचर्स, देन लॉन्ग टर्म लोन्स, एंड देन करंट लायबिलिटीज। और ये बैलेंस शीट का टोटल बच्चों क्या आता है? बराबर आता है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये साइड जो होती है बेसिकली ये होती है सोर्सेज ऑफ फंड। यानी कि बिजनेस में लगाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? शेयर कैपिटल या कैपिटल, हमारा खुद का पैसा, लोन उधार से लिया हुआ पैसा, करंट लायबिलिटीज जो छोटे टाइम के लिए उधार लिया हुआ पैसा है। और ये सारा पैसा कहाँ लगा हुआ है? बिजनेस में। कहाँ लगा हुआ है? ये जो साइड होती है ये बताती है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ओके, कि ये पैसा यहां से निकाल के यहां लगाया, इतना नॉन करंट एसेट्स में, इतना करंट एसेट्स में। ओके बच्चों, अब क्योंकि जो ये है ये किसका पार्ट होती है? डेली वर्किंग रूटीन का पार्ट होती है, ये कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं होती, इसलिए कैपिटल बेसिकली इसको माना जाता है। किसको माना जाता है? सिर्फ इसको। और इसको कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट मानते हैं, लेकिन कैसे मानते हैं? ऐसे नहीं मानते बच्चों। अगर मान लो ये टोटल आ रहा है, जो भी टोटल आ रहा है बराबर आ रहा है, यहाँ से मैं ये हटा दूँ, ये तो ये मैंने यहाँ से हटा दी। ओके, तो अब क्या होगा? जितना ये भी थी, जितनी भी लायबिलिटी थी, उतने से ये पार्ट कम हो गया, ये पार्ट ज़्यादा है, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, है ना? वो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस करके, करंट लायबिलिटीज। यानी कि यहाँ ना लिख के इसको यहाँ माइनस कर दो, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या बन गया बच्चों? देखो, वर्किंग कैपिटल बन गया। यानी कि इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो ये बन गए हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले। कौन से? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये भी बोल सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये भी बोल सकते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा कि इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आते हैं यहाँ पे, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स और प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस बच्चों किसका पार्ट होते हैं? ये हमारी इक्विटी का ही पार्ट होते हैं। तो दो फॉर्मूले बन गए हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के बच्चों। दो फॉर्मूले क्या क्या बन गए? एक फॉर्मूला बन गया
करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसके बदले वर्किंग कैपिटल यूज हो सकता है, तो क्या लिख देंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और अगर हम इस साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने जा रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ये वो पैसा है जो हमने बिजनेस में लगा रखा है बच्चों, और इसी पे निकलती है हमारी लास्ट रेशो जो मैंने आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों, तो ये है हमारे फर्स्ट वाली रेशो के, कौन सी वाली रेशो, लिक्विडिटी रेशोज के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता चुका हूं। तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस रेशो के भी और उस रेशो के भी, और फिर करेंगे आज की क्लास खत्म। गॉट इट? तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आता हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ, स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं मत जाना। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल बुक के हैं। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने क्वेश्चंस यहाँ लिख दिया बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है टीएस ग्रेवाल का। ये कह रहा है कि करंट एसेट्स हैं 10 लाख रुपीज़, इन्वेंट्रीज है 5 लाख रुपीज़, वर्किंग कैपिटल है 6 लाख रुपीज़, और आपको निकालनी है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला लिख देंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके बच्चों, राइट। अब हमारे पास करंट एसेट्स तो हैं पर करंट लायबिलिटीज नहीं है, कोई बात नहीं, पर उसके बदले हमारे पास क्या है, वर्किंग कैपिटल। और मैंने वर्किंग कैपिटल का आपको एक फॉर्मूला बता दिया था। क्या बता दिया था बच्चों, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल हमारी दे रखी है 6 लाख रुपीज, करंट एसेट्स दे रखे हैं 10 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटीज नहीं पता, ये इधर आके प्लस हो जाएगी, इधर जाके माइनस हो जाएगा, देन करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 10 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। ओके, तो हमारी रेशो कितनी आ गई, रेशो आ गई हमारी 10 लाख हमारे करंट एसेट्स हैं और 4 लाख हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2.5:1। ये रेशो बच्चों ऐसे ही लिखी जाती है इस 2 में। रेशोज़ भी बच्चों 4 तरीके से लिखी जाती है। 4 टाइप्स होते हैं रेशो निकालने के। एक तो प्योर रेशो जैसे कि है, एक परसेंटेज में, एक डेसिमल में और एक टाइम्स में। तो जो टर्नओवर रेशोज़ हैं वो टाइम्स में निकलेंगी, कुछ रेशो आपकी डेसिमल में निकलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आपकी परसेंटेज में निकलेंगी, और ये वाली रेशोज़ आपकी रेशो की फॉर्म में निकलेगी। तो इनका आंसर हमेशा आपको रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो आ गया हमारा आंसर 2.5:1। देखो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्रॉपर लिख के, और आपको एग्जाम में तो प्रॉपर लिखना भी नहीं है, आपने क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और आंसर को टिक करना है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें इसने एक चीज रखी है, इन्वेंट्रीज। बच्चों इन्वेंट्रीज और ऑलवेज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं होता। लिक्विड एसेट्स में कौन सी 2 चीजें नहीं आती, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाकी सारे लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स होते हैं। कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, ऐसे ही कभी कभी करंट लायबिलिटीज देंगे तो उसके साथ बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल अलग से लिख देंगे। कंफ्यूज नहीं होना, all current liabilities are part of current liabilities, like inventories are part of current asset, trade payables are part of current liabilities, outstanding expenses are part of current liabilities। तो कंफ्यूज मत होना, एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा लिख देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ आ जाइए, कह रहा है वर्किंग कैपिटल दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है, टोटल डेट्स दे रखे हैं। टोटल डेट्स का मतलब होता है बच्चों टोटल लायबिलिटीज। टोटल डेट्स यानी कि टोटल डेट्स यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, सारी लायबिलिटीज मिला के टोटल कितनी है। तो टोटल डेट्स दे रखे उसने हमें 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज उसने हमें दे रखी है 24 लाख, प्लस करंट लायबिलिटीज हमें पता नहीं। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई हमारी, 3 लाख आ गई। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 लाख आ जाएगी। अब भी करंट रेशो निकालने के लिए क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए। करंट एसेट्स भी नहीं है, लेकिन फिर से क्या है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल है। फार्मूला लगा लो, क्या प्रॉब्लम है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। CL इधर आके प्लस हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल है 6 लाख, प्लस करंट लायबिलिटीज इधर आके और आ जाएंगी 3 लाख, इज इक्वल टू CA। तो CA कितना आ गया हमारा बच्चों, 9 लाख आ गया। तो हमारी रेशो क्या आ जाएगी, करंट रेशो CA अपॉन CL, 9 लाख अपॉन 3 लाख, यानी कि 3 मीन्स 3:1। अब आप देख रहे हैं
कि मैंने अभी क्या बताया था, आइडल रेशो क्या होना चाहिए 2:1, लेकिन इसमें भी 2 से ज़्यादा है और इसमें भी 2 से ज़्यादा है। अब आपसे एज अ मैनेजर अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मैनेजरियल लेवल का चैप्टर है, डिसीजन मेकिंग चैप्टर है, तो वो आपसे पूछेगा कि बताइए क्या ये सही है, अगर ये सही नहीं है तो क्या गलती कर रहे हैं, क्या कमी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को उन्होंने एक्सेस करंट एसेट्स में लगा रखा है जिसको ये कहीं और यूटिलाइज करके बेनिफिट कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, एक्सेस वर्किंग कैपिटल लगा रखी है जो 1:2 होनी चाहिए, 1:2 की जगह 2:1 होनी चाहिए, वो 2.5:1 है, और यहाँ पे तो वो 3:1 है। यानी कि जितनी हमें लायबिलिटीज़ पे करने के लिए फंड्स चाहिए उससे हमारे पास ज़्यादा हैं, तो वो फंड्स हमने फालतू में एम्प्लॉय कर रखे हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है। ये होती है डिसीजन मेकिंग। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हाँ आपके प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, और जो आपका प्रोजेक्ट चेक करने आता है, वाइवा लेने आता है, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, कभी कभार एक आधा आता है, नॉर्मली तो सॉल्व करने वाले ही आते हैं। चलिए, करंट रेशो दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, करंट एसेट्स भी नहीं है और करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, दोनों ही निकालने हैं, लेकिन क्या दे रखी है, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशो। देखो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा और आंसर वहीं से ही निकलेगा, अपने आप से तो कुछ निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले उसने दे रखा है करंट रेशो, क्या होती है, CA/CL। कितनी दे रखी है, 2.5, दिस इज 2.5:1। याद रखना, ये मत सोचना कि कहीं गलती से एक डॉट लग गया, ये 2:5 होगा, नो, 2.5 मीन्स 2.5:1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.5 CL इज इक्वल टू CA, एक इक्वेशन बन गई बच्चों। दूसरा उसने वर्किंग कैपिटल दे रखी है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 1,50,000। CA हमें पता नहीं, CA लिख देते हैं, या CA पता है हमें, CL नहीं पता। CA के बदले क्या लिख सकते हैं हम, 2.5 CL माइनस CL। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 CL में से CL गया तो कितना रह गया, 1.5 CL इज इक्वल टू 1,50,000। ये 1.5 नीचे चला जाएगा तो CL कितना आ जाएगा हमारा, CL आ जाएगा हमारा 1 लाख। लो जी, तो हमने सॉल्व कर लिया, CL आ गया हमारा 1 लाख। CL की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो CA हमारे कितने आ जाएंगे, 2.5 इंटू 1 लाख, यानी कि 2,50,000। लो जी, CA भी निकल गया और CL भी निकल गया और मैच भी हो रहा है। देखो 2,50,000 अपॉन 1 लाख 2.5 आ जाएगा। वर्डेड बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कर दिए। कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड, वो भी करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाजिर होता हूँ 1 मिनट में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। वेलकम बैक, आ जाओ। 3 और बहुत अच्छे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 वो कह रहा है करंट एसेट्स हैं ये, करंट लायबिलिटीज़ हैं ये, तो करंट रेशो बड़े आराम से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो कह रहा है कि हमने गुड्स परचेज कर लिए 30,000 के क्रेडिट पर, अब बताओ करंट रेशो कितनी हो गई करने के बाद। तो देखो बच्चों, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 11th क्लास में एंट्री पढ़ी होगी तो क्या पढ़ी होगी, क्या एंट्री होती है, याद है? सोचनी पड़ गया ना, चलो मैं बता देता हूँ। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यानी कि परचेज बढ़ गई मतलब स्टॉक बढ़ गया मतलब करंट एसेट्स भी बढ़ गई। तो अब हमारे नए करंट एसेट्स कितने हो गए, नए करंट एसेट्स हो गए 4,50,000 के पहले से ही थे, 30,000 का हमने उधार में स्टॉक खरीद लिया तो ये हो गया 4,80,000 के। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज से फर्क पड़ा, हाँ पड़ा। अगर सोचो कैश में खरीद लिए होते तो क्या एंट्री होती, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टॉक बढ़ता कैश कम हो जाता, एक करंट एसेट बढ़ा एक करंट एसेट कम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब पड़ेगा। करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई, 2 लाख रुपीज़ की थी प्लस 30,000 का उधार खरीद लिया तो क्रेडिटर्स बढ़ गए तो करंट लायबिलिटीज बढ़ गई, तो कितने हो गई, 2,30,000 हो गई। अब करंट रेशो कितनी आ जाएगी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 4,80,000 अपॉन 2,30,000, जीरो सारी कट जाएंगी, 48:23। 23 एक प्राइम नंबर है तो कैंसिल नहीं होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें हमने उधार में खरीदा था और यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि उसने करंट एसेट्स देने की बजाय करंट रेशो दे दी तो क्या फ़र्क पड़ता है, निकाल लेते हैं।
करंट रेशो का फार्मूला आप सबको पता है, CA/CL विच इज़ इक्वल टू, चलो यहीं लिख देते हैं, ये हो गई 2/1, करंट एसेट्स पता नहीं, करंट लायबिलिटीज 1,75,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करंट एसेट्स कितने आ गए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा ही लिख देता हूँ, क्या बच्चों की तरह लिखूँ कि 1,75,000 इंटू 2 सीधा आ गए 3,50,000। अब वो क्या कह रहा है, क्रेडिटर को पे कर दिए, कोई बात नहीं, अब नई करंट रेशो निकालनी है। पुराने करंट एसेट्स कितने थे 3,50,000, क्रेडिटर को पे कर दिया तो पे क्या कर रहा होगा बच्चों, कैश। कैश पे करने का मतलब क्या है, करंट एसेट्स कम हो गई और लायबिलिटी कम हो गई, हाँ हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि क्रेडिटर भी तो कम हो गए, क्रेडिटर कम हो गए तो लायबिलिटी भी कम हो गई। ये लो जी, अब आप सॉल्व कर लो, 3,20,000 ऊपर आ जाएगा, 1,45,000 नीचे आ जाएगा, काट पीट के सॉल्व कर लेना, ईजी। कोई भी क्वेश्चन रेशो एनालिसिस में बच्चों 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते सॉल्व करने में। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब MCQ में तो आएगा, अगर MCQ ना होते तो बहुत चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ओके, देखिए क्या कह रहा है, ये है हमारे करंट एसेट्स, ये है हमारी करंट लायबिलिटीज, ये हमारी रेशो, दिख ही रहा है। वो कह रहा है कि जो कंपनी का ऑनर है, अकाउंटेंट है, वो चाहते हैं कि रेशो आइडल रेशो बननी चाहिए, यानी कि 2:1 मेंटेन होनी चाहिए। बताओ, अभी तो उसने क्या करा था, कैश पे कर दिया, जो भी रेशो निकली निकल गई। वो कह रहा है बताओ कि कितनी लायबिलिटीज पे कर दूं कि रेशो 1.5:1 से 2:1 हो जाए। अगर हम करंट लायबिलिटीज पे करेंगे तो पे किस में करेंगे, कैश में, या तो कैश देंगे या चेक देंगे। दोनों ही केसेस में क्या कम हो जाएंगे, करंट एसेट्स कम हो जाएंगे। तो वो कह रहा है बताओ कितनी पे कर दूं। लेट, मैथ्स के स्टूडेंट हो, पढ़ते आए हो, x के x रुपीस की लायबिलिटीज को पे कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। हमें निकालनी है नई करंट रेशो, क्या आएगी, करंट एसेट्स 3 लाख अपॉन 2 लाख। ये तो आ गई हमारी जो करंट में करंट रेशो है ना। अब क्या करना है, वो कह रहा है भाई बताओ कितने रुपए की पे कर दें। कर देते हैं। हमने x रुपीस के क्रेडिटर्स पे कर दिए। ओके, जब पे करे तो उतने पैसे भी चले गए, तो हमारे करंट एसेट्स भी कम हो गए, लायबिलिटीज भी कम हो गई। वो कह रहा है इतने पे कर दो, तो हमने उतने मान लिए कि वो x रुपीस हैं, वो हमने पे कर दिया, और पे करने का रेशो क्या बन गई, 2:1। क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल। 8वीं क्लास से पढ़ रहे हो यार बच्चों। मल्टीप्लाई करो गाइस, सॉल्व करो क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, करंट रेशो कैसे निकल जाएगी, चलो निकाल देते हैं। 3 लाख माइनस x, 1 से मल्टीप्लाई होके यही रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होएगा तो आ जाएगा 4 लाख माइनस 2x। इसको उठा के यहाँ ले आओ, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 2x माइनस x इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 3 लाख, x इज इक्वल टू 1 लाख। लो जी, अगर हम 1 लाख रुपीस की लायबिलिटी को पे कर देते हैं तो हमारी रेशो 2:1 पे मेंटेन हो जाएगी। देखो 3 लाख में से 1 लाख गए तो 2 लाख बचे, 2 लाख में से 1 लाख गए तो 1 लाख बचे, तो 2/1 यानी कि 2:1। गॉट इट, इजी है ना। कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट को अगर समझोगे तो कभी भी अकाउंट्स में मार नहीं खाओगे, ये याद रखना। तो चलिए, करंट रेशो में का पार्ट हमारा खत्म हो गया लिक्विड रेशो में, और आज की क्लास हम यहां भी खत्म कर सकते हैं और लिक्विड रेशो के भी थोड़े से क्वेश्चंस करा दूं। चलो कुछ क्वेश्चंस कराता हूं बच्चों, 3 क्वेश्चंस अभी कराता हूं और 2-3 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले करा दूंगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। आप लोग देखते नहीं हो ना, आपको लगता है लंबी क्लास है यार, पका रहा हुआ टीचर। पकाते नहीं है बच्चों, टीचर पढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, ये 2 अच्छे से क्वेश्चन देखे हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। 2 क्वेश्चन हम अभी करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में करा दूंगा, ताकि आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर है। इतने आप थोड़ी सी मेहनत करो। चलिए, कह रहा है करंट एसेट्स दे रखे हैं, ओके, इन्वेंट्रीज भी दे रखी हैं और वर्किंग कैपिटल दे रखी है और क्विक रेशो निकालनी है। देखो बच्चों, इस रेशो एनालिसिस को करने का एक तरीका होता है, आप कभी मार नहीं खाओगे। सबसे पहले जो आपको निकालना वो लिख लो, हमें निकालनी है क्विक रेशो। क्विक रेशो होती है क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स, जो मर्जी कह लो, अपॉन करंट लायबिलिटीज। हमारे पास इसमें से क्या है, क्विक एसेट्स है, नहीं है, करंट लायबिलिटीज है, नहीं है, दोनों ही चीज़ें नहीं है। वेरी गुड, कोई बात नहीं। क्या है हमारे पास, करंट एसेट्स हैं, ओके, इन्वेंट्रीज हैं, ओके, और वर्किंग कैपिटल है। चलो, अब हमें पता है जो हमारे क्विक एसेट्स होते हैं या लिक्विड एसेट्स होते हैं और क्विक एसेट्स होते हैं, वो क्या होता है बच्चों,
करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, यही होते हैं, मैंने बताया था। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकालने पड़ेंगे। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं गए इट मीन्स वो है ही नहीं, कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, जीरो है। ओके, ये मत सोचो सर प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं, वो कहाँ से आएंगे। कई बार बच्चे पूछते हैं अकाउंट्स में अगर कुछ नहीं गिवन इट मीन्स वो जीरो है। ओके, चलिए तो इन्वेंट्रीज, ओके, ये तो आ जाएंगे हमारे लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स। कितने आ जाएंगे? 6 लाख रुपीज़ हमारे करंट एसेट्स हैं, उसमें से हमने इन्वेंट्रीज 1,20,000 को माइनस कर दिया, दैट इज़ 4,80,000। ओके बच्चों, अब हमें क्या चाहिए? करंट लायबिलिटीज, वो भी बहुत आसान है। क्या दे रखा है? वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बच्चों? वर्किंग कैपिटल होती है CA माइनस CL, ये आप सबको पता है। तो अब हमारे CL क्या आ जाएंगे? ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो CL हमारी हो गई करंट एसेट्स 6 लाख माइनस वर्किंग कैपिटल दैट इज़ 5,04,000, तो कितनी आ गई? 96,000। चलिए, अब हमारे पास लिक्विड एसेट्स भी आ गए और हमारे पास करंट लायबिलिटीज भी आ गई। पुट कर देते हैं, लो जी, 4,80,000 अपॉन 96,000 और आई थिंक 5 आ जाएगी आंसर, तो 5:1 ये आ गया आंसर। लो जी, ओके बच्चों, समझ आया। सिर्फ आपको ये देखना है आपको क्या दिया हुआ है, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं उसी से आपको अपनी डिश तैयार करनी है बच्चों। ओके, तो हमेशा ये देखो गिवन क्या है, उस गिवन से ही निकलेगा जो भी निकलेगा, और कहीं से नहीं निकलेगा। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। करंट रेशो भी दे रखे, क्विक रेशो भी दे रखे, इन्वेंट्रीज भी दे रखे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों ही निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए, करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है? CA अपॉन CL। क्या निकलेगा यहाँ से? ये दे रखी है 3.5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। CA इज इक्वल टू 3.5 CL, एक चीज़ निकल गई। ओके बच्चों, चलिए क्विक रेशो दे रखी है। क्विक रेशो क्या होती है हमारी? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज विच इज़ 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 2 CL। एक और चीज़ निकली। ओके बच्चों, अब क्या दे रखा है? इन्वेंट्रीज दे रखी है। इन्वेंट्रीज क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, देन इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू, ज़रूरी नहीं है सीधे सीधे फॉर्मूले लगे, थोड़े घुमा के भी लगते हैं। इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। ओके बच्चों, यही फॉर्मूला बताया था, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इफ गिवन। ओके, अब करंट एसेट्स भी नहीं है, लिक्विड एसेट्स भी नहीं है, इन्वेंट्रीज है। चलिए इन्वेंट्रीज लिख देते हैं, 24,000 है। करंट एसेट्स नहीं है, लेकिन करंट एसेट्स हमारे पास एक CL की फॉर्म में है और ये भी हमारे पास CL की फॉर्म में है। अब ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कितना आ गया? 24,000 इज इक्वल टू 1.5 CL। 1.5 को नीचे ले जाएंगे, CL इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 1.5। तो ये मेरी ख्याल से आंसर आ जाएगा 15 1 15 9 6 16,000 आ जाएगा बच्चों। ओके, तो 16,000 आ गई हमारी करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स निकालने को बोला है। ये रहे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 इंटू 16,000, लगा लो कितना हो जाएगा? 16 3 48 और 8 56,000। तो लीजिए बच्चों, 56,000 रुपीज़ आ गए हमारे करंट एसेट्स। समझ आया? उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। देखो बच्चों, हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ो। वो 3 इडियट्स देखिए, याद है ना? वो क्या कहता है कि सर पढ़ाना तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे हैं। क्वेश्चन सॉल्व तो कोई भी कर सकता है। पढ़ो हमेशा उस टीचर से बच्चों जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, आपका बेस मजबूत कर रहा है, ताकि आप कभी भी ना गिरें। वही बिल्डिंग, हम वही इमारत हमेशा भूकंप में खड़ी रहती है, अर्थक्वेक में, जिसका बेस, जिसकी नींव मजबूत होती है। तो अपनी नींव मजबूत करो बच्चों। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा और शेयर तो आपको करनी ही करनी है ना? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में 2 क्वेश्चन और करेंगे करंट रेशो लिक्विड रेशो के, और उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज, उसमें क्या क्या आता है, फॉर्मूला एंड प्रैक्टिकल्स। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर।